के इस क्लास में खैर-मक़दम है। मैं डॉक्टर हिस्मत हबीब आपको आज रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। पिछले कुछ क्लासेस में हमने एंथ्रोपोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। हमने कोशिश की कि हम एंथ्रोपोलॉजी के स्कोप के बारे में बात करें। हमने कोशिश की कि हम एंथ्रोपोलॉजी के हिस्टोरिक बैकग्राउंड की बात करें और हमने कोशिश की कि हम एंथ्रोपोलॉजी के जो बाकी डोमेन्स हमारे पास अवेलेबल है, उनके बारे में समझने की कोशिश करें। तो हमने असल में चारों ब्रांच को अलग से पढ़ने की कोशिश की, उनके स्कोप को पढ़ने की कोशिश की, उनके अलग बाकी डोमेन्स के साथ या बाकी एलाइड सब्जेक्ट्स के साथ जो उनके अटैचमेंट्स है या जो उनके कनेक्शंस है, वो पढ़ने की कोशिश की। हमने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को अलग से पढ़ा, हमने सोशल एंथ्रोपोलॉजी को अलग से पढ़ा, हमने लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी को अलग से पढ़ा और हमने फिर आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को भी अलग से पढ़ा। उसके बाद हमने असल में कोशिश की कि इस एंथ्रोपोलॉजी में एक बैकबोन जो इस्तेमाल हो रही है, जिसको हम रिसर्च डिजाइन के नाम से जानते हैं या जिसको हम रिसर्च के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही एक योग्यकारी चीज है जो हम एंथ्रोपोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी असल में है एक रिसर्च सब्जेक्ट जहां पे हम और ज्यादा डीप साथ चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रिसर्च का एंथ्रोपोलॉजी के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन है। तो उस चीज को समझने के लिए हम कुछ चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले कुछ क्लासेस में हमने समझने की कोशिश की कि क्या-क्या अलग-अलग मेथड्स या क्या-क्या अलग-अलग टूल्स एंड टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं हमारे इस एंथ्रोपोलॉजी में, जहां पे हमने सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अलग मेथड्स पढ़े, जहां पे हमने केस स्टडी मेथड पढ़ा, जहां पे हमने ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ा, जहां पे हमने फिर इंटरव्यूज के बारे में बात की, जहां पे हमने फोकस ग्रुप डिस्कशंस के बारे में बात की और इसी तरीके से फिर हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आए, जहां पे हमने एंथ्रोपोमेट्री को देखा, जहां पे हमने सीरोलॉजी को देखा। तो बहुत सारे अलग-अलग मेथड्स को हमने पढ़ने की कोशिश की। उसके बाद हम फिर आए आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हमने असल में समझने की कोशिश की कि आर्कियोलॉजी में हम कौन-कौन से मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हमने एक एक्सप्लोरेटरी सर्वे करने की कोशिश की, जहां पे हम दूर से पहले ही एक सर्वे देखते हैं या एक साइट मैनेजमेंट देखते हैं कि कहां पे हम ये एक्सकेवेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक्सकेवेशन देखा कि कहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम ये आर्टिफैक्ट्स निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें हमने एंथ्रोपोलॉजी को ज़हन में रख के पढ़ने की कोशिश की। उसके बाद हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जो कि एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ही योग्यकारी है, जो कि एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। उसको हम बोलते हैं रिसर्च डिजाइन या उर्दू में तहकीकी डिजाइन के नाम से भी जानते हैं। इस रिसर्च डिजाइन को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। कभी कभार हम रिसर्च डिजाइन को ही रिसर्च प्लान के नाम से भी जानते हैं और कभी कभार हम इसको रिसर्च स्ट्रेटजी के नाम से भी जानते हैं या कभी कभी हम इसको रिसर्च प्रपोजल के नाम से भी जानते हैं। असल में मैं आज दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात करने की कोशिश करूंगा। एक रिसर्च डिजाइन बजाते खुद है क्या और इसको किसमें क्या क्या चीजें पढ़ी जाती हैं। दूसरा, हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो इग्नू में बैचलर्स कर रहे हैं या जो मास्टर्स कर रहे हैं, यहाँ पे हम साइनॉप्सिस कैसे बना सकते हैं और वो साइनॉप्सिस को डिजाइन कैसे कर सकते हैं। अपनी उस रिसर्च को, जो कि हमने साइनॉप्सिस सबमिट करनी होती है, फिर रिसर्च करने होते हैं जो कि हमारे डिसर्टेशंस होते हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए हमें कुछ प्रपोजल्स का भी इंपॉर्टेंस होता है। तो मैं दोनों चीजों के बारे में आज के क्लास में पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि बजाते खुद रिसर्च डिजाइन होता क्या है और हम इसको कैसे पढ़ते हैं, इस रिसर्च डिजाइन में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं और इस रिसर्च डिजाइन में हम किन किन चीजों के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैं एक प्लान समझाऊंगा आप लोगों को एक एग्जाम्पल के साथ साथ कि हम एक रिसर्च प्रपोजल या एक रिसर्च डिजाइन कैसे लिख सकते हैं और हम ये कैसे अपने आप में ही प्रिपेयर करके सबमिट कर सकते हैं। मैंने मेजॉरिटी में देखा है कि इग्नो के स्टूडेंट्स में बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कि हाउ टू मेक अ साइनॉप्सिस एंड हाउ टू क्रिएट अ रिसर्च डिजाइन। तो इसके मामले में भी मैं आज बात करने की कोशिश करूंगा।
सबसे पहले हम बात करेंगे इस रिसर्च डिजाइन की। असल में पहले हम समझेंगे रिसर्च किसको कहते हैं। देखिए, रिसर्च दो अल्फाजों से बना है, एक रि और दूसरा सर्च। तो ये ऐसा हुआ, रि मीन्स आप अगेन टर्म कर रहे हो इस्तेमाल, और उसके बाद सर्च मीन्स आप और भी ज्यादा तहकीक कर रहे हैं। तो रिसर्च का पूरा मतलब बना कि हम और ज्यादा रिसर्च करते हैं। अगर कहीं पे ऑलरेडी रिसर्च हुई है, हम उसको फिर से एग्जामाइन कर रहे हैं, हम उसको फिर से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको फिर से और ज्यादा डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ही हम रिसर्च कहते हैं। तो हमारे लिए रिसर्च का होना बहुत ही योग्य कार्य है, हमारे लिए रिसर्च का होना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बिकॉज मैंने पहले भी समझाया था कि किस हिसाब से एंथ्रोपोलॉजी का वजूद एक फील्ड साइंस के हिसाब से बना, जहां पे हम फील्ड में जाके लोगों से बात करके डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो भी एक शोबा है रिसर्च का, वो भी एक तरीकेकार है रिसर्च का। तो ये सारी चीजें हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से हम अपनी उस रिसर्च को प्लान करें, हम किस हिसाब से अपने उस रिसर्च को प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठा था व्हाट इज रिसर्च, एंड उसके बाद क्वेश्चन उठेगा व्हाट इज रिसर्च डिजाइन। रिसर्च क्या है ये मैंने आपको समझाया। जब हम कहीं पे जाके क्वेश्चंस एराइज करते हैं और उसके बाद उन्हीं क्वेश्चंस को हम आंसर करने की कोशिश करते हैं, उसको ही हम रिसर्च कहते हैं। और इस रिसर्च के दौरान हम बहुत सारे अलग अलग तरीकों से डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और उसमें हमारे पास दो किस्म के डेटा हो सकते हैं, या तो क्वालिटेटिव डेटा हो सकता है या तो क्वांटिटेटिव डेटा हो सकता है। तो दोनों चीजों में हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हम अलग अलग किस्म के रिसर्च डिजाइन इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च डिजाइन की। होता क्या है ये रिसर्च डिजाइन? असल में जब भी हम रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, हम हमारे पास एक पहले से ही एक प्रोटोकॉल, एक स्ट्रेटजी, एक प्लान बना के रखते हैं कि मुझे ये वाला काम इस टाइम पे करना है। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जब मकान बनाते हैं तो हम एक आर्किटेक्ट पेश करते हैं, हम एक ब्लूप्रिंट पेश करते हैं, हम एक पहले से ही डिजाइन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि यार ये जो मेरा मकान होने वाला है, ये जो मेरा हाउस होल्ड होने वाला है, इस हाउस होल्ड में मेरे पास इतने सारे कमरे होंगे, इस हाउस होल्ड में मेरे पास इतने सारे वॉशरूम्स, यहाँ पे किचन, यहाँ पे खिड़की, यहाँ पे दरवाजा, ये हर एक चीज हम पहले से ही प्लान करते हैं। और जब हम ये चीज पहले से ही प्लान करते हैं, इससे असल में हमारे पास जो लास्ट में रिजल्ट आता है वो मोर और लेस उसी हिसाब से आता है जिससे मैंने चाहा था, जैसे मैंने चाहा था। और इसी हिसाब से हमारे पास टाइम की भी सेविंग्स हो जाती है, इससे हमारे पास रिसोर्सेज की भी सेविंग्स हो जाती है। हम अगर ऐसे ही बिना किसी डिजाइन की, बिना किसी रिसर्च के मकान बनाए तो उसमें बहुत सारे अलग अलग फ्लॉज हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो वहां पे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नाउ टू अंडरस्टैंड द रिसर्च, हम बिल्कुल एक ऐसा ही प्लान क्रिएट करते हैं, हम बिल्कुल ऐसा ही एक डिजाइन क्रिएट करते हैं। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जो या तो एक इंडिविजुअल बना रहा है या तो एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स बना रहे हैं। और ये पहले से ही अपनी इस रिसर्च को प्लान कर रहे हैं कि यार हम यहाँ पे ये काम करेंगे, या हम यहाँ पे ये वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। होता ये टेंटेटिव इन नेचर है। टेंटेटिव मतलब ये हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ये हम बाद में अमेंड भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने रिसर्च डिजाइन में लिखा था कि मैं इंटरव्यू मेथड इस्तेमाल करूंगा, और जब मैं फील्ड में गया वहां पे मैंने इंटरव्यू मेथड स्टार्ट किए, एंड मैं प्रॉपर तरीके से डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज ऑफ द इंटरव्यूज, बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ फ्लॉज, तो आप वहां पे अमेंड भी कर सकते हैं कि नहीं, let me use participant observation now, let me use case studies now, let me use focus group discussions now. So ये tentative in nature होता है, ये आप कभी भी चेंज कर सकते हैं।
ये आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, इसमें आप कभी भी अमेंडमेंट्स ला सकते हैं, इसमें आप कभी भी क्या बोलते हैं चेंज ला सकते हैं। सो हमने सोचा कि ये एक डिजाइन होता है, एक प्लान होता है या एक ब्लूप्रिंट होता है जो हमारी रिसर्च का होता है। एट द सेम टाइम ये एक स्ट्रेटजी भी होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई आर्मी का अटैक करना हो या आपको कहीं जंग में जाना हो या आपको कहीं से कोई प्लान क्रिएट करना हो, तो हम स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं। यार मुझे लग रहा है यहाँ पे मुझे ये करना चाहिए, इस टाइम पे हमें ये करना चाहिए। जैसे हमने बाहुबली की कल एग्जाम्पल दी थी कि वहां पे जब वो हमला करने के लिए आते हैं तो इनको अपने आप को सेव करने के लिए एक स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं। उस स्ट्रेटजी में बता दें हम अगर ट्रायंगुलर शेप बनाएंगे तो इससे हम ज्यादा सेव रहेंगे, इससे हम ज्यादा देर तक उनको रोक सकते हैं। सो दिस शोज अस कि स्ट्रेटजी भी एक इंपॉर्टेंस है हमारे रिसर्च में। स्ट्रेटजी से सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा टाइम बच जाता है। स्ट्रेटजी से सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे रिसोर्सेज बच जाते हैं, हम पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर काम कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे कि एक फिल्म मेकर एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखता है, जैसे कि एक फिल्म मेकर एक क्या कहते हैं हम एक स्क्रिप्ट लिखता है, एक स्क्रीन प्ले लिखता है पहले से, और उसके बाद उसको एक फिल्म बनाई जाती है। तो इसी तरीके से हमारा यह रिसर्च डिजाइन भी एक स्क्रिप्ट होता है, ये हमारा रिसर्च डिजाइन भी एक ब्लूप्रिंट होता है, जहां पे हम इन लोगों को या जहां पे हम अपनी रिसर्च को एक और बड़े प्रोजेक्ट में देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका जो ओवरऑल स्क्रिप्ट है वो पहले से ही हम डिजाइन करके रखते हैं। सो यहाँ पे कुछ स्टार क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं और उन क्वेश्चंस को जब आप आंसर निकालते हो, उन क्वेश्चंस के जवाब निकालते हो, वो हमें बेसिकली एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिसर्च डिजाइन का। आपको पहले ही बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज करने हैं, आपको पहले से ही बहुत सारी रिसर्च देखनी है कि मुझे कहाँ पे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ पे क्या डोमेन इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे कहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम मेथड इस्तेमाल करना चाहिए अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये भी एक स्टार क्वेश्चन उठता है। दूसरा, इस रिसर्चर के टाइम्स बच, इस रिसर्चर के स्कोप बच जाते, सॉरी इस रिसर्चर के रिसोर्सेज बच जाते हैं, और इस रिसर्च डिजाइन से आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास एक वेल डिटेल्ड रिसर्च बन जाती है। सो उसके बाद एक टेंटेटिव प्लान होता है, जो मैंने पहले भी समझाया है कि ये हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ये हम बाद में इसमें अमेंडमेंट्स भी कर सकते हैं। सो वी कैन चेंज दीज थिंग्स, वी कैन अमेंड दीज थिंग्स इन द फ्यूचर व्हेन यू आर इन द फील्ड। सो अब जाके हमने समझ रहा है कि इस रिसर्च डिजाइन का मकसद क्या है, व्हाट्स द रीजन ऑफ दिस रिसर्च डिजाइन। असल में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, there are certain questions that arise in front of us, और अगर ये रिसर्च डिजाइन आपका इन क्वेश्चंस को आंसर कर रहा है, इन क्वेश्चंस को जवाबदेही दे रहा है, तब जाके आप बता सकते हैं कि आपका रिसर्च डिजाइन प्रॉपर तरीके से जा रहा है, आपका रिसर्च डिजाइन प्रॉपर तरीके से हो रहा है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास पहला क्वेश्चन कि ये जो हमारा रिसर्च है ये क्या पढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये जो हमारा रिसर्च है ये कौन सा डेटा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, या मेरे इस रिसर्च में कौन सा डेटा इंपॉर्टेंस रखता है, या ये जो स्टडी में कर रहा हूं ये स्टडी क्या हो रही है, किस पे हो रही है, क्या इंट्रोड्यूस करना है मुझे इस रिसर्च में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि अगर आपका ये रिसर्च डिजाइन इस चीज को जवाब देता है कि मेरा ये रिसर्च क्या कर रहा है, मेरा ये रिसर्च डिजाइन में कौन सा डेटा मुझे चाहिए, ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसमें हम जवाब दे सकते हैं कि मेरा ये रिसर्च फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे हो रहा है जहां पे मैं इनकी एथनोग्राफिक पर्सपेक्टिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, या मेरा ये रिसर्च एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे हो रहा है जहां पे मैं इनके बिहेवियर को या इनके फिजिकल बीइंग को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। ये हुआ हमारा पहला सवाल। उसके बाद हुआ हमारा दूसरा सवाल, मेरी इस रिसर्च का क्या पर्पस है और मेरे इस रिसर्च का क्या स्कोप है।
अगर मैं कहीं पे रिसर्च करने के लिए जा रहा हूं, तो इस रिसर्च के क्या प्रोसेसेस हैं, इस रिसर्च के क्या पर्पस है, क्या रीजन है मुझे ये काम करना चाहिए, इसकी वजहत क्या है जो मैं ये काम करने की जरूरत कर रहा हूं, या क्या स्कोप है मेरी इस रिसर्च का, इससे क्या फायदा होगा एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज को, इससे क्या फायदा होगा इन कम्युनिटीज को, या इससे क्या फायदा होगा, इस रिसर्च करने से क्या फायदा होगा, ये आपको पहले ही देखना है। तो हो गए दो क्वेश्चंस। तीसरा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द सोर्सेज दैट आर नीडेड फॉर, आप जो ये रिसर्च कर रहे हैं इसके लिए आपको कौन से सोर्सेज चाहिए, क्या आपको प्राइमरी डेटा चाहिए या क्या आपको सेकेंडरी डेटा चाहिए, क्या आपको खुद ब खुद जाके वहां पे फील्ड में जाके डेटा को कलेक्ट करना है, या आपको किताबों से, ब्लॉग्स से, न्यूज़पेपर्स से, जर्नल से ये डेटा कलेक्ट करना चाहिए। सो ये भी हमें याद रखना चाहिए कि क्या सोर्सेज है मेरी इस रिसर्च के। उसके बाद आता है चौथा, व्हाट शुड बी द प्लेस एरिया ऑफ द स्टडी, जिसको हम स्टडी एरिया के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम यूनिवर्स के नाम से भी जानते हैं। और ये यूनिवर्स असल में ये एरिया होता है, ये पर्पस होता है, ये स्टडी एरिया होता है जहां पे आप काम कर रहे हो, जहां पे आपको ये रिसर्च करनी है। ये कहीं भी कोई गांव हो सकता है, ये कोई अर्बन एरिया हो सकता है, या ये कोई रूरल एरिया हो सकता है, या ये कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, ये कोई स्टेट हो सकता है, या ये कोई एक छोटी मोटी कम्युनिटी हो सकती है। सो इसको हम स्टडी एरिया या यूनिवर्स के नाम से जानते हैं, जहां पे हम ये प्लान करने की कोशिश करते हैं कि मेरा जो डेटा है वो सारा का सारा इस पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर कम्युनिटी से आएगा। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन या चौथा या पांचवा क्वेश्चन है, वो ये है कि व्हाट शुड बी द अमाउंट मटेरियल नीडेड फॉर द केस ऑफ द स्टडी, कि कितने पर्सन या कितने लोगों से मुझे बात करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि मेरे पास एक वेल फ्लेजेड डेटा आए, कितने लोगों के साथ कितने सैंपल्स को मुझे चाहिए मुझे लेना, कि ताकि मैं मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो प्रॉपर वेल बिल्डेड हो, या जिससे एक प्रॉपर रिजल्ट निकल रहा है। तो याद रखना चाहिए, सबसे पहले हम देखेंगे ये रिसर्च कहाँ पे करनी है, उसके बाद हमने देखना है कि इस रिसर्च का स्कोप क्या है, उसके बाद हमने देखना है कि इस रिसर्च का पर्पस क्या है, उसके बाद हमने देखना है इस रिसर्च में कौन सी एरिया को मुझे कलेक्ट करना है, कौन से मटेरियल को मुझे चाहिए, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे सैम्पलिंग कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। सैम्पलिंग टेक्निक बहुत सारे होते हैं, हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग होती है जहां पे मैं रैंडमली किसी भी इंसान के साथ बात कर रहा हूं या उसको पढ़ रहा हूं या उससे इंटरव्यूज कर रहा हूं, ये किसी के साथ भी आराम से हो सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक। तो सैम्पलिंग टेक्निक जो कि मैंने बोला, हमारे पास एक रैंडम सैम्पलिंग भी होती है, हमारे पास स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग भी होती है, हमारे पास स्नोबॉल सैम्पलिंग भी होती है, बहुत सारे अलग अलग किस्म के सैम्पलिंग टेक्निक्स होते हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं लोगों को चूज करने के लिए या अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए, मुझे किन लोगों से ज्यादा डेटा मिलेगा। अगर आप रैंडमली चूज कर रहे हो तो यू आर यूजिंग रैंडम सैम्पलिंग। अगर आप स्ट्रेटिफाई पहले कर रहे हो, उनको अलग अलग कर रहे हो, उसके बाद उनमें से किसी पर्टिकुलर इंसान को चूज करके उसको ले रहे हो, तो आप स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कर रहे हो। अगर आप एक इंसान के पास गए किसी चीज के बारे में, उसने आपको बोला नहीं वो एक गाय है, देयर इज अ गाय कॉल्ड दिस एबीसीडी नेम, he can tell you the right thing about this purpose. So this is called a snowball sampling. जब आपको एक की इंफॉर्मेशन से दूसरे के पास पहुंचोगे, वहां से फिर आप तीसरे के पास पहुंचोगे, तो that's what we call a snowball sampling. ठीक है। उसके बाद क्या मेथड्स में इस्तेमाल करना चाहूंगा ये डेटा को कलेक्ट करने के लिए, कौन से मेथड्स मुझे चाहिए, क्या मुझे केस स्टडी मेथड करना है, क्या मुझे फोकस ग्रुप डिस्कशन करना है, क्या मुझे क्या सर्वे करने, क्या मुझे इंटरव्यूज करने, या क्या मुझे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करनी है। तो ये हम पहले से ही देख के रख सकते हैं, या मुझे पहले से ही एक अंदाजा आ सकता है कि हाँ मुझे लगा कि अगर मैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करूंगा तो वहां पे मुझे ज्यादा डेटा मिलेगा, अगर मैं इंटरव्यू करूंगा तो वहां से मुझे ज्यादा डेटा मिलेगा। तो इट्स ए नॉर्मल प्रोसेस जहां पे आप थिंग्स को और डिटेल के साथ पहले से ही एनालाइज करने की कोशिश करते हो। उसके बाद आता है कि जब ये डेटा मेरे पास आया तो कौन सा वाला डेटा मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है,
क्या मुझे क्वांटिटेटिव डेटा चाहिए या मुझे क्वालिटेटिव डेटा चाहिए? डेटा दो किस्म के हो सकते हैं, या तो इन नंबर्स होगा, या तो इन स्टैटिस्टिक्स होगा, या तो ये नैरेटिव्स के नाम में होगा, या तो ये थ्योरेटिकल फाउंडेशंस के हिसाब से होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बोल रहे हो मैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी की एथनोग्राफी पेश कर रहा हूं और एथनोग्राफी के दौरान आप नंबर ऑफ हाउसेस को भी देख रहे हो, आप नंबर ऑफ पीपल को भी देख रहे हो, आप नंबर ऑफ इनकम को भी देख रहे हो, आप नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर भी देख रहे हो, दैट मींस यू आर यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। और जब आप स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हो सो यू आर यूजिंग क्वांटिटेटिव डेटा। और जब आप नैरेटिव्स इस्तेमाल करते हो, जब आपके पास नैरेटिव्स है, तब आप इस्तेमाल करते हो क्वालिटेटिव डेटा, तब आपके पास एक क्वालिटेटिव डेटा इस्तेमाल होता है। सो ये डिफरेंसेस होती है कौन सा डेटा मुझे चाहिए। सो इट डिपेंड्स ऑन द रिसर्च कि आप क्या क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो या क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो। उसके बाद आता है एक और टॉपिक कि कहां से मुझे ये एनालाइज करना है, ये डेटा जो मैंने लाया कि मुझे इसको किस हिसाब से एनालाइज करना है, कौन सी थ्योरी को लेके मुझे इसको एनालाइज करना है, किस हिसाब से मुझे इसको एनालाइज करना है। क्या मुझे एसपीएसएस में जाके क्वांटिटेटिव डेटा को करना है या एक्सेल में जाके क्वांटिटेटिव को करना है, इसी हिसाब से क्या मुझे क्वालिटेटिव डेटा को किस हिसाब से मुझे एनालाइज करना है। ये सारी चीजें हम असल में पहले से ही एनालाइज या पहले से ही प्लान करके रख सकते हैं कि मुझे अगर ये डेटा है तो ये मैं इस्तेमाल करूंगा, ये जो है ये मैं इस्तेमाल करूंगा। इससे आपके पास एक ऑलरेडी पाथवे बन जाता है, एक नॉर्मल पाथ बन जाती है जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे आपको इतना डेटा चाहिए, यहाँ पे आपको इतना डेटा चाहिए। एंड आफ्टर ऑल यू शुड नो व्हाट मेथोडोलॉजी आई शुड यूज, कौन सी मेथोडोलॉजी को लेके मैं आगे चलूं। क्या मैं एक एक्सप्लोरेटरी पर रिसर्च करूं, या मैं एथनोग्राफिक रिसर्च करूं, या मैं केस स्टडी रिसर्च करूं, या मैं कोई अलग मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूं। और उसके बाद होना चाहिए कि मेरी इस रिसर्च का नेचर क्या है, क्या ये क्वालिटेटिव रिसर्च है या क्या ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है। ये जो क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं इनमें आप असल में डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं कि क्या रिसर्च प्रपोजल्स या क्या रिसर्च डिजाइन्स हो सकते हैं। देखिए रिसर्च डिजाइन्स के 4 टाइप्स होते हैं, मेजर में 4 टाइप्स देखे जाते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। हमारे पास टाइप्स जो है वो रिसर्च डिजाइन के 4 टॉपिक्स हैं। एक जिसको हम एक्सप्लोरेटरी डिजाइन कहते हैं, दूसरा जिसको हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, तीसरा जिसको हम एक्सप्लेनेटरी कहते हैं, और चौथा जिसको हम एक्सपेरिमेंटल कहते हैं। तो चारों बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं एंथ्रोपोलॉजी में और चारों को हम बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जब हम एक्सप्लेनेटरी की बात करते हैं, एक्सप्लेनेटरी में बेसिकली एक्सप्लोरेटरी मींस वी आर सिंपली एक्सप्लोरिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक। हम जहां पे व्हाट को आंसर कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, so you are simply exploring that particular domain, particular idea, particular concept। जब आप ये सिंपल से एक्सप्लोर कर रहे हो, आपकी रिसर्च बस एक्सप्लोरेशन तक ही महदूद है, तो इसको हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। उसके बाद होता है डिस्क्रिप्टिव, और यहां पे आप डिस्क्राइब कर रहे हो किसी चीज को, या आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो कि पहले तो आप एक्सप्लोरेटरी इसमें ला रहे हो, व्हाट आर दे डूइंग, नाउ यू आर आंसरिंग हाउ दे आर डूइंग, कैसे ये सारी चीजें कर रहे हैं, क्या ये क्यों बेसिकली इसके बाद आएगा। एक होता है कि ये क्या कर रहे हैं, दूसरा होता है ये कैसे कर रहे हैं, तीसरा जिसको हम एक्सप्लेनेटरी कहते हैं, जहां पे आप एक्सप्लेन कर रहे हो किसी चीज को या किसी कंसेप्ट को या किसी भी कॉज को या उसके इफेक्ट्स को भी साथ साथ बता रहे हो कि ये कैसे कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये क्या कर। पहले तो क्वेश्चन उठेगा व्हाट आर दे डूइंग, उसके बाद क्वेश्चन उठेगा हाउ दे आर डूइंग, and then the third answer that is being answered in the explanatory design, वहां पे आप आंसर कर रहे हो हाउ आर दे डूइंग एंड व्हाई दे आर डूइंग। सो तीनों चीजें याद रखना, एक्सप्लोरेटरी में ओनली हाउ को हम बोलते हैं, हाउ दे आर सॉरी व्हाट दे आर डूइंग। दूसरा डिस्क्रिप्टिव में व्हाट एंड हाउ, व्हाट आर दे डूइंग एंड हाउ दे आर डूइंग, ये हम करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। तीसरा जो कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, इसमें हम बात करते हैं व्हाट आर दे डूइंग, how are they doing and why are they doing।
तो यहाँ पे आप हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो। पहले तो ये समझा रहे हो कि कैसे कर रहे हैं, उसके बाद देख रहे हो क्यों कर रहे हैं, उसके बाद ये सारा इसमें आप आंसर कर रहे हो। तीसरा चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है वो है एक्सपेरिमेंटल। और एक्सपेरिमेंटल मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं कहां पे, जब हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में रिसर्च करते हैं। यहाँ पे हम लैब्स में जाके कुछ रैंडम साइज्ड या एक्सपेरिमेंट्स करते, या कुछ यहाँ से मिला के दूसरे से मिला के हम करते। तो ये सिंपल सी बात है, वी आर बेसिकली कोरिलेटिंग डिफरेंट थिंग्स, वेरिएबल्स इन अ लैब, दैट्स व्हाट वी कॉल एज एक्सपेरिमेंटल। तो हमारे पास चार टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन आए। एक जिसको हम एक्सप्लोरेटरी बोलते हैं, दूसरा जिसको हम डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, तीसरा जिसको हम एक्सप्लेनेटरी बोलते हैं, और चौथा जिसको हम एक्सप्लेनेटरी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा दूसरा टॉपिक, वो है दो किस्म के रिसर्च डिजाइन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा। एक होता है क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। और क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन सिंपल से हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम न्यूमेरिकल डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम स्टैटिस्टिकल डेटा को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए जब हम क्वालिटेटिव डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं, सो यहाँ पे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को भी देख सकते हैं, हम यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को भी देख सकते हैं, और दोनों को भी कभी कभार देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को भी देख सकते हैं। तो दो किस्म के रिसर्च डिजाइन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द डेटा। और उसके लिए हमारे पास होता है एक क्वालिटेटिव डेटा और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव डेटा। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन एंड द पैटर्न ऑफ रिसर्च डिजाइन दैट हैज टू बी फॉलोड। और ये सबसे इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए, बिकॉज कैसे हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं रिसर्च डिजाइन को। सबसे पहले हमने कोशिश करनी है एक टॉपिक को चूज करने की, सबसे पहले हमने कोशिश करनी है एक टाइटल को चूज करने की। और जब हम टाइटल को चूज कर रहे हैं, जब हम इस प्रॉब्लम को चूज कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास एक ओवरव्यू बन जाता है कि हमें कहां पे काम करना है। दूसरा पॉइंट हम फॉलो करते हैं, वी थिंक अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। हम इस रिसर्च प्रॉब्लम को अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज लाइक, अगर मैं खुद से ये क्वेश्चन करूं कि आपको करना क्या है, तो जो अंदर से जवाब आएगा कि आपको ये करना है, ये करना है और ये करना है, जिससे आपको ये पता चलेगा, उसको हम स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम बोलते हैं। उसके बाद आता है डिजाइनिंग या डिस्क्राइबिंग द एम ऑफ द प्रॉब्लम। आप असल में कोशिश करोगे कि एम क्या है हमारी इस रिसर्च डिजाइन का, या एम क्या है मेरी इस रिसर्च का, मेरा मकसद क्या है काम करने का। एक होता है कि आप कैसे काम करोगे, क्या क्या करोगे, दूसरा होता है एम क्या है आप काम का। मुझे एक जनरल व्यू चाहिए रिसर्च मैरिज प्रपोज या मैरिज सेरेमनीज का इन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। मुझे एक व्यू चाहिए कि यहाँ पे बर्थ रिचुअल्स कैसे हो रहे हैं, मुझे एक व्यू चाहिए कि यहाँ पे लोगों के पास ये कैसे हो सकता है। सो ये सारी चीजें असल में एम ऑफ द प्रॉब्लम्स आती है। उसके बाद वंस यू आर डन विद द एम, आप आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। फिर आप ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखने की कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मिनी क्वेश्चंस। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा टॉपिक चूज कर रहा हूं, जहां पे मैं एथनोग्राफी ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी पढ़ रहा हूं, जहां पे मैं एथनोग्राफी ऑफ ए ट्राइब करने की कोशिश कर रहा हूं, तो एथनोग्राफी एक बड़ा सा टॉपिक है, एक बड़ा सा जनरलाइज्ड टर्म है। अब ऑब्जेक्टिव्स में आप इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करोगे। ऑब्जेक्टिव्स में आप इसको अलग अलग सब थीम्स में डिवाइड करने की कोशिश करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, टू स्टडी द बर्थ रिचुअल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, टू स्टडी द डेथ रिचुअल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, टू स्टडी द इकोनॉमिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, टू स्टडी द लाइवलीहुड पैटर्न्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ये होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ये होते हैं अलग अलग मिनी क्वेश्चंस। उसके बाद जब आप ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करेंगे,
तब जाके सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पे आती है वो है लिटरेचर रिव्यू, और जिसको हम LR या रिव्यू ऑफ द लिटरेचर के नाम से भी जानते हैं। और ये लिटरेचर रिव्यू असल में होता क्या है? लिटरेचर रिव्यू सिंपल सा, जो भी आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेशन में, पर्टिकुलर टॉपिक के डिजाइन में पढ़ने की कोशिश की, या पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो, जिससे आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, जिससे आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होता है, जिससे आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो कि ये काम कैसे कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, या कहीं पे और ऑलरेडी इसके जैसे ही कोई रिसर्च की गई है, उसने उस रिसर्च को कैसे देखा है, उसने उस रिसर्च में कैसे प्लानिंग की है, तब जाके हम वो लिटरेचर यहाँ पे लिख सकते हैं, या वो हमने पढ़ना है कि क्या क्या ऑलरेडी इसके बारे में काम हुआ है। एथनोग्राफी के बारे में आप पढ़ोगे, आप ट्राइबल्स के बारे में पढ़ोगे, उसके बाद आप कुछ रिचुअल्स के बारे में पढ़ोगे, उसके बाद आप कोई ऐसी रिसर्च ढूंढेंगे जो ऑलरेडी इस पे काम हुई है। अगर काम ऑलरेडी हुआ है तो आप इसको और ज्यादा आगे लेके जा सकते हैं, आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिसर्च को फिर और ज्यादा लेके जा सकते हैं। उसके बाद आता है, हम देखेंगे कि हमारा ये जो रिसर्च है, हम इसको पर्टिकुलरली किसी एक एरिया में करने की कोशिश करेंगे, कि मुझे एक स्टडी एरिया चूज करना है, मुझे एक पर्टिकुलर कंसेप्चुअल टर्म्स में इसको देखना है, कहाँ पे मैं इसको करूँ, कहाँ किस एरिया में मैं इसको करूँ, किस कम्युनिटी के ऊपर मैं ये काम करूँ, ये आपको स्टडी एरिया ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद आप फिर रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जहां पे आप मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सा मेथड आप इस्तेमाल करेंगे, कौन सा टॉपिक आप इस्तेमाल कौन सा टूल आप इस्तेमाल करेंगे, कौन से टाइटल्स आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता एनालिसिस तक पहुंचेंगे कि मैं इस डेटा का एनालिसिस कैसे करूं, कहां से मैं इस डेटा को एनालाइज करूं। उसके बाद आप फिर इसको इंटरप्रेट करेंगे, यहाँ से वहां से जो इसको इंटरप्रिटेशंस आप निकालेंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप रिपोर्ट राइटिंग पे पहुंच जाएंगे, फिर आप इसी रिसर्च को लिखेंगे। सो ये तो था पैटर्न जो हमने फॉलो करना पड़ रहा है एक रिसर्च डिजाइन को फॉर्मुलेट करने के लिए। अब मैं इसी फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन को आपकी साइनॉप्सिस कैसे बनाते हैं उस पैटर्न में समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए यह है कि रिसर्च साइनॉप्सिस होता क्या है, या जिसको हम कभी कभार रिसर्च प्रपोजल के नाम से भी जानते हैं, या जिसको हम कभी कभार रिसर्च प्लान के नाम से भी जानते हैं। सो आज के हमारे जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं या मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, दोनों को साइनॉप्सिस सबमिट करनी पड़ती है इग्नो हेडक्वार्टर्स में, और उसके बाद आप लोग उसी पर्टिकुलर साइनॉप्सिस को लेके रिसर्च करते हैं अपने डोमेन्स में, अपने टॉपिक्स के ऊपर। फिर वो रिसर्च आप सबमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट्स और इन द फॉर्म ऑफ डिसर्टेशंस। ठीक है। सो ये साइनॉप्सिस बनाने के लिए वी हैव टू फॉलो ए पर्टिकुलर रिसर्च डिजाइन, ए पर्टिकुलर रिसर्च प्रोटोकॉल। तो वो मैं इसी रिसर्च डिजाइन के प्लेटफॉर्म से ही लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने एक टॉपिक चूज करना है। सो मैं प्लान करता हूं कि मैं एक ट्राइब के ऊपर काम करूंगा और इस ट्राइबल कम्युनिटी का एक इथनोग्राफ पेश करूंगा। तो आपने टाइटल चूज किया। सबसे पहले यू हैव टू मेक ए प्लेटफॉर्म। आपको अपना एक पेज बनाना है जहां पे आप टाइटल लिखोगे, और टाइटल में आप नीचे लिखोगे कि ये आप किसके अंडर कर रहे हैं, या आपका एनरोलमेंट आईडी क्या है, किसके अंडर आपका सुपरवाइजर कौन है जो आपके वहां पे स्टडी सेंटर्स में होते हैं। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता इसको सबमिट कहाँ करना है, तो ये आप पहले पेज में लिखोगे कि टाइटल क्या है, उसके बाद ये आप किसके अंडर काम कर रहे हैं और आपका खुद का क्या नाम है। या अगर मैं लिख रहा हूँ एथनोग्राफी ऑफ ए ट्राइबल कम्युनिटी, तो सबमिट इज टू बी सबमिटेड टू और अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर दिस जो भी उसका नाम होगा, या क्रिया मेड बाय दिस, आपका नाम, आपका एनरोलमेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ दिस, जो आपका सुपरवाइजर होगा। उसके बाद सबमिटेड टू, कहाँ पे आप सबमिट कर रहे हैं, जो आपके अपने
डोमेन्स होते हैं, डिसिप्लिन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, वहां पे आप सबमिट इसको कर सकते हैं। तो जो आपके रिसर्च प्रपोजल्स के ये जो आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लास्ट में प्रोजेक्ट मैनुअल होगा, वहां पे ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल के साथ समझाई जाती हैं, लिखी जाती है। तो वंस वी आर डन विद द टाइटल, आपने टाइटल चूज कर लिया कि मुझे एक पर्टिकुलर एरिया में काम करना है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे काम करना है, उसके बाद आप उस चीज के लिए सबसे दूसरी बात जो आप करोगे वो है स्टेटमेंट ऑफ इस टॉपिक का लिखोगे। अपने अंदर में एक क्वेश्चन करोगे कि यार अगर मुझे इथनोग्राफी ऑफ द टॉपिक ट्राइबल करनी है, इथनोग्राफी ऑफ द बकरवाल कम्युनिटी करनी है, तो मुझे असल में करना क्या है। तो आप लिखोगे कि अपने जबान से जो आवाज अंदर से आती है वो ये है कि मैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट में जाके उनके साथ बैठ के पहले उनके रिचुअल्स को, उनके बिलीव्स को, उनके सोशो इकोनॉमी को, उनके लाइवलीहुड्स को, उनके बिहेवियर को पढ़ के जब ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे तब आपके सामने एक इथनोग्राफिक प्रोफाइल बन जाएगा किनका, इन ट्राइबल्स का या इन बकरवाल कम्युनिटीज का। ये हुआ आपका स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। तो यू आर डन विद द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। फिर आप आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, या सबसे पहले तो एम के बारे में बात करेंगे। What's my aim in this research? My aim is to understand the overall ethnographic profile of the Bakarwal tribes of the Jammu and Kashmir. ठीक है, तो ये एक एम है, to understand the basic cultural traits and cultural complexes that are related to their rituals, their beliefs, their customs, वो सारी चीजें आप पढ़ने की कोशिश करोगे। This is the aim of the research. उसके बाद एम्स के बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव्स में आप कोशिश करते हैं कि आप ये जो ऊपर वाला टाइटल था जो हमने एथनोग्राफी ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी रखा, उसको मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस में डिवाइड करूं, ताकि मेरा जो फोकस है वो बस इन ही चीजों के बारे में रहे। और जब आप इन क्वेश्चंस को आंसर करोगे तो यू आर बेसिकली आंसरिंग दैट लार्जर क्वेश्चन जो कि टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम, टाइटल ऑफ द रिसर्च था। सो मैंने 3 ऑब्जेक्टिव्स फॉर एग्जांपल निकाले। टू स्टडी द लाइवलीहुड पैटर्न ऑफ द बकरवाल कम्युनिटी या बकरवाल ट्राइब ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा मैंने निकाला टू स्टडी द सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल या एजुकेशनल प्रोफाइल, इकोनॉमिक प्रोफाइल, जो भी आप लोगों को पढ़ना है वो मैं पढ़ सकता हूँ। टू स्टडी द रिचुअल्स, बिलीफ्स एंड कस्टम्स ऑफ दीज बकरवाल ट्राइब्स, ठीक है ना। या चौथा, to study the migration patterns they are following in their culture, जो कि ट्रांसह्यूमन्स होते हैं, so they migrate from one place to another place, so ये आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। so these are called the objectives, और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को आप फिर आहिस्ता आहिस्ता आंसर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक चीज को आंसर करेंगे कि क्या बोलते हैं, सोशो इकोनॉमिक को आप अलग से पढ़ेंगे, जहां पे आप इकोनॉमिक प्रोफाइल को पढ़ेंगे, जहां पे आप इनकम कितना आ रहा है, एक्सपेंडिचर कितना जा रहा है, लोन कितना लिया हुआ है, या ये डेट में कितना है, ये सारी चीजें आप इकोनॉमिक प्रोफाइल में देखोगे। एजुकेशन प्रोफाइल में देखोगे कि किन लोगों ने कितना ज्यादा पढ़ा है, इस सोसाइटी में कितने लोग पीएचडी हैं, इसमें सोसाइटी में कितने लोग मास्टर्स हैं, इस सोसाइटी में कितने लोग बैचलर्स हैं, तो आप एजुकेशनल प्रोफाइल भी देख रहे हो। एट द सेम टाइम आपको सोसाइटी में कौन सी हायरार्की में ये जा रहे हैं, सोशल प्रोफाइल में ये कहाँ पे है, सोशल स्टेटस में ये कहाँ पे है, सोशल हायरार्की में ये कहाँ पे है, वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। उनके लाइवलीहुड्स को आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, रोजमर्रा जिंदगी ये कैसे गुजार रहे हैं, डे टू डे लाइफ ये कैसे गुजार रहे हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या क्या पैटर्न्स फॉलो करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, ये भी आप पढ़ोगे। उसके बाद आपने दूसरा ऑब्जेक्टिव रखा था कि जो अंडरस्टैंड द माइग्रेशन पैटर्न जो ये फॉलो करते हैं, ट्रांसह्यूमन्स है जो माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपने बहुत सारे, या आपने कस्टम्स के बारे में पढ़ना है, रिचुअल्स के बारे में पढ़ना है, बिलीफ्स के बारे में पढ़ना है, वो भी आप अलग से बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करोगे। कौन से दिन के कौन से कस्टम्स अप्लाई करते हैं, कौन से रिचुअल्स फॉलो अप करते हैं, कौन से कस्टम्स फॉलो अप करते हैं, तो आप पास एक ओवरऑल व्यू पॉइंट बना इन ट्राइबल्स का। और फिर आप इसी चीज को एज एन इथनोग्राफ पेश करोगे, एज एन इथनोग्राफ सामने लेके आ सकते हैं कि इन लोगों की इथनोग्राफी ये है। तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव। जब आपने ऑब्जेक्टिव्स प्लान किए, जब आपने ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी लिखे, उसके बाद आपको लिखना है लिटरेचर रिव्यू।
लिटरेचर रिव्यू असल में मैंने अभी भी समझाया था कि ये वो सारी डिटेल्स हैं, ये वो सारा लिटरेचर है जो आप पढ़ रहे हैं, किसके लिए? जो आपने अपनी इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर हम एथनोग्राफी ऑफ द ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं, रिचुअल्स की बात कर रहे हैं, कस्टम्स की बात कर रहे हैं, तो असल में आप लोगों को समझना चाहिए कि एथनोग्राफी के बारे में भी आपको पढ़ना है। क्या इन ट्राइबल्स एंड बकरवाल्स के ऊपर कितना रिसर्च हुआ है, वो भी आपने पढ़ना है। रिचुअल्स के बारे में क्या क्या रिसर्च हुई है, किसने किया है, क्या किया, वो भी आपको पढ़ना है। कस्टम्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो हर एक चीज जो आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में आपने यहाँ पे बात करनी है। तो जब आप फॉलो अप करोगे, जब आप अपनी साइनॉप्सिस लिखोगे, सबसे पहले आप एक टाइटल पेज बनाओगे। उसके बाद कुछ पेरिफेरल पेजेस होते हैं, या टेंटेटिव या ऑक्सिलरी पेज होते हैं, जिसमें आपकी कंसेंट लेटर होती है, जिसमें आपके मेंटर्स का बायोडेटा होता है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे होते हैं। उसके बाद आप स्टार्ट करते हो पहला पेज, जो कि इंट्रोडक्शन के नाम से होता है। और इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोड्यूस करते हो अपनी इस प्रॉब्लम को, अपनी इस रिसर्च को, अपनी इस पूरे जो भी आप ये डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन बनाते हो। इंट्रोडक्शन में हमेशा याद रखना चाहिए, जितने भी आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन पहले से ही होनी चाहिए। एक पहले से ही एक बेसिक नेसेसिटिकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे आप कस्टम्स के बारे में बात करें, तो आप इंट्रोडक्शन में कस्टम्स के बारे में भी बात छेड़ेंगे, उसके बारे में भी एक इंट्रोडक्टरी थीम पेश करेंगे, इंट्रोडक्टरी हाईलाइट पेश करेंगे। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप लोग सामने जाके देख रहे हैं कि आप क्या कहते हैं, ट्रांसह्यूमन्स या माइग्रेशन के बारे में भी होना चाहिए, इसके बारे में रिचुअल्स के बारे में भी होना चाहिए। ये हर एक चीज आपकी इंट्रोडक्शन में डिस्कस होनी चाहिए। Once you are done with the introduction, you come towards what we call a statement of the problem. जब आपने इंट्रोडक्शन खत्म किया लिख के, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिखना है। वो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम जो मैंने अभी समझाया, वो लिखना है। कैसे आपको अंदर से जो आवाज आ रही है कि मुझे ये करना है, वो सब करना है, वो आप लिखोगे। उसके बाद स्टेटमेंट जब खत्म हुआ, उसके बाद तीसरा सब थीम आप लिखोगे, एम्स ऑफ द रिसर्च या एम ऑफ द रिसर्च। एक भी हो सकती है, मल्टीपल एम्स भी हो सकते हैं। मल्टीपल एम या एम्स जब खत्म होगी, तब जाके आप ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं कि मेरी इस रिसर्च के ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 3 या ऑब्जेक्टिव 4, जितने भी आप लोगों ने रखना है। मैक्सिमम 4 और मिनिमम 3 ऑब्जेक्टिव्स आप रख सकते हैं। उसके बाद आप आएंगे लिटरेचर रिव्यू पे, और लिटरेचर रिव्यू में आप डिटेल के साथ लिखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा टॉपिक आपने पढ़ा है, कौन सी बुक आपने पढ़ी है, कौन सा रिसर्च आर्टिकल आपने पढ़ा है, कौन सा ब्लॉग आपने पढ़ा है। ये सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे अलग अलग। जैसे हम समरी लिखते हैं कि ओवरऑल इस रिसर्च में, अगर मैंने कोई रिसर्च आर्टिकल लिखा है ऑन द रिचुअल्स ऑफ बकरवाल्स, तो आप लिखेंगे कि Hashmat Habib, in his article, this has talked about the ritual systems, the belief system of those particular tribals in this area, where he was trying to talk about the detailed information of this, and this. So you are basically compressing that overall book या compressing overall that research जो आपने पढ़ लिया है, वो आप एक मिनी ब्लॉग में, एक मिनी डिजाइन में पेश कर रहे हो। तो क्रिटिकल एनालिसिस भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है। आप वो गैप्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जो बाकी रिसर्च की वजह से रह चुकी है, और वो गैप आप फुलफिल करने की कोशिश करोगे अपनी रिसर्च में। वो गैप आप जो रह चुकी है रिसर्च में, अगर उसने वो पूरा रिसर्च नहीं किया है, जो पहले ही वहां पे काम किया गया था, वो पूरा उस हिसाब से नहीं हो पाया, या उसने उतनी ही रिसर्च की थी, सो यू वांट टू स्टार्ट इट फ्रॉम दैट पॉइंट। आप उस पॉइंट से इसको आगे लेके जा सकते हैं। उसके बाद वंस यू आप हर एक चीज के बारे में लिखोगे, जो बुक्स आपने पढ़ी है, जो आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं, जो ब्लॉग्स आपने पढ़े हैं, हर एक को आप विद वेल डिफाइंड साइटेशन इस्तेमाल करेंगे, विद वेल डिफाइंड प्रॉपर तरीके से उसका टाइटल इस्तेमाल करके आपको वो समझाने की कोशिश करनी है। उसके बाद हम आगे चल के पहुंचते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट में, जिसको हम रिसर्च मेथोडोलॉजिकल पोर्शन कहते हैं। और इस रिसर्च मेथोडोलॉजिकल पोर्शन में आप कोशिश करते हैं कि ये अंडरस्टैंड करें कि कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी, कौन से मेथड्स, कौन से टेक्निक्स, कौन से टूल्स आपकी रिसर्च के लिए अच्छे हो सकते हैं। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी में सबसे पहले आप लिखोगे व्हाट इज द यूनिवर्स ऑफ द रिसर्च। आप ये रिसर्च कहां पे करना चाहते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है कि आप कितने सैंपल्स को लेके आ रहे हो।
जिसको हम क्या बोलते हैं रेस्पोंडेंट्स प्रोफाइल या पार्टिसिपेंट प्रोफाइल भी कह सकते हैं, कि कितने पार्टिसिपेंट्स को आपको चाहिए, कितने पार्टिसिपेंट्स को आपने इस्तेमाल करना है या कितने सैंपल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एक टेंटेटिव प्लान है, तो आप ये बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने रिसर्च डिजाइन में लिखा कि मैं ओनली 10 लोगों के साथ बात करूंगा या 10 लोगों के साथ बात करूंगी, तो ये आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ये आप बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं कि नहीं यार मुझे लग रहा है यहाँ पे हमें चेंज करना चाहिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 10 नहीं 12 लोगों के साथ में बात करूंगा, 10 नहीं 15 लोगों के साथ में बात करूंगा। ये सारी चीजें आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। उसके बाद फिर देखा जाता है सैम्पलिंग टेक्निक क्या है। अगर हम सैंपल्स इतने ले रहे हैं तो मुझे ये सैंपल्स को कहाँ से उठाना है, कैसे उठाना है, कितने सारे चूज मुझे करने हैं, किस हिसाब से मुझे उनको चूज करना है, क्या मुझे रैंडम सैम्पलिंग चाहिए, क्या मुझे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग चाहिए, या मुझे स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग चाहिए, या मुझे क्या कहते हैं हम स्नोबॉल सैम्पलिंग चाहिए। तो बहुत सारे डिजाइन की रिसर्च सॉरी टेक्निक्स है, ये सैम्पलिंग टेक्निक्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये हम असल में देखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब आपने सैम्पलिंग भी लिखी, वो भी लिखी, उसके बाद नेचर ऑफ द डेटा देखा जाता है कि जो मेरा डेटा होने वाला है क्या ये क्वालिटेटिव डेटा होगा या ये क्वांटिटेटिव डेटा होगा। अगर ये क्वालिटेटिव डेटा होगा तो क्यों क्वालिटेटिव डेटा होगा, क्योंकि मुझे ये चीजों के बारे में पढ़ना है। अगर ये क्वालिटेटिव डेटा होगा तो क्यों क्वालिटेटिव डेटा आप दे रहे हो, उसमें आपको क्या चीज करना है। हर एक चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश कीजिए कि आप सैम्पलिंग अगर रैंडम सैम्पलिंग ले रहे हैं तो क्यों रैंडम सैम्पलिंग ले रहे हैं। अगर आप 10 ही लोगों का सैंपल ले रहे हैं तो क्यों 10 ही लोगों का सैंपल ले रहे हैं। तो ये हर चीज को जस्टिफाई करने से आपका एक जो ओवरऑल क्लियरेंस हो जाती है, ओवरऑल माइंडसेट जो आइडियोलॉजिकल कांसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है कि क्यों मुझे ये चाहिए, आपको एक प्योर व्यू पॉइंट मिल जाता है। उसके बाद हम पहुंचते हैं हमारे रिसर्च डिजाइन पे। कौन सा वाला रिसर्च डिजाइन आप इस्तेमाल कर रहे हो, क्या आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हो, क्या आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हो, क्या आप एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कर रहे हो, क्या क्या आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हो। तो ये आपको अलग अलग तरीके से लिखना है, अलग अलग हिसाब से लिखना है। अगर एक्सप्लोरेटरी कर रहे हो तो क्यों एक्सप्लोरेटरी कर रहे हो, अगर एक्सप्लेनेटरी कर रहे हो तो क्यों एक्सप्लेनेटरी कर रहे हो, वजह क्या है कि आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, बिकॉज आपको वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको ये देखना है, हाउ देखना है, व्हाई देखना है, व्हाट देखना है। तो ये सारी चीजें आप वहां पे लिख सकते हैं। उसके बाद होता है हमारा लास्ट पोर्शन जहां पे हम रिसर्च मेथड्स एंड टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। तो ओवरऑल कौन सी रिसर्च मेथड, कौन से टेक्निक्स या टूल्स में इस्तेमाल करूंगा। क्या आप इंटरव्यूज कर रहे हैं तो कितने इंटरव्यूज कर रहे हैं, कौन सा वाला इंटरव्यू कर रहे हैं, क्या आप स्ट्रेटिफाइड सॉरी क्या आप स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप इंटरव्यू स्केड्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों इस इंटरव्यू शेड्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, या अगर आप क्वेश्चनियर इस्तेमाल कर रहे हैं तो व्हाट इज द रीजन यू आर यूजिंग ए क्वेश्चनियर, क्या वजह है आपको क्वेश्चनियर की इंपॉर्टेंस पड़ी, क्या रीजन है कि आपको क्वेश्चनियर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो कितने समय तक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, उसके लिए आप रेपो बिल्डिंग के लिए कितना टाइम रखेंगे, उसके लिए आपको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किस एरिया में जाना है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से क्या फायदा होगा, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से क्या फायदा होगा। अगर आप फोकस ग्रुप डिस्कशंस इस्तेमाल कर रहे हो तो यू विल राइट फोकस ग्रुप डिस्कशंस, मैं कितने फोकस ग्रुप डिस्कशंस करूंगा, उससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके साथ आपके पास क्या फायदा मिलेगा वो आप देखोगे। उसके बाद वंस यू आर डन विद उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता लिखने की कोशिश करते हो कि क्या टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल करते हो, क्या आपको क्या आपको कैमरा की जरूरत है, क्या आपको फील्ड डायरी की जरूरत है, आपको किस हिसाब से डेटा एनालाइज कर सकते हैं, उसमें भी आप लिख सकते हैं कि मुझे एसपीएस काउंट चाहिए, उसके बाद मैं एसपीएस में इसको डिजाइन में करूंगा, या मैं इंटरव्यूज को जो मैं नैरेटिव इंटरव्यूज है मैं थ्रू दिस वेरी पर्टिकुलर प्रोफाइल इसको मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा। ये सारी चीजें आप फॉलो अप करोगे, ये सारी चीजें आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे कि कैसे मैं सारे अपने इस डेटा को एनालाइज करूं। तो आपके पास एक और ऑप्शन बच जाती है कि क्या सिग्निफिकेंस है आपकी इस रिसर्च की, क्या फायदा है आपका इस रिसर्च करने का। ये भी आप नीचे लिखोगे कि ये मेरा जो ये रिसर्च है इससे एक लिटरेचर इंक्रीज होता जाएगा हमारे एंथ्रोपोलॉजी में। एट द सेम टाइम हमारे पास एक इथनोग्राफ सामने आएगा जो कि बकरवाल्स के बारे में होगा, ये वन ऑफ इट्स फर्स्ट काइंड होगा, या इसके बारे में पहले जो रिसर्च की गई थी उसमें इतना ही हुआ था, इस रिसर्च से हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन सेट इंक्रीज होगा, उसके बारे में आप बात करेंगे। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आप बात करेंगे कि
क्या वजह हो सकती है, क्या रीजंस हो सकते हैं कि आपको ये रिसर्च ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत पड़ी, बिकॉज आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे। वंस यू आर डन विद द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, देन ऑन द नेक्स्ट पेज यू विल राइट द रेफरेंसिंग। और रेफरेंसिंग हम एंथ्रोपोलॉजी में एपीए डिजाइन इस्तेमाल करते हैं, एपीए स्टाइल इस्तेमाल करते हैं। रेफरेंसिंग के बहुत सारे डिजाइन हैं हमारे पास, शिकागो है, एपीए है, तो बहुत सारे अलग अलग है। तो ये सारी चीजें हम एंथ्रोपोलॉजी में एपीए स्टाइल इस्तेमाल करते हैं। असल में एपीए 6 इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आजकल एक नया डिजाइन एपीए 7 इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हम आजकल एपीए 7 डिजाइन इस्तेमाल करते हैं। और ये आप लोगों को दो किस्म के हो सकते हैं, या तो आप बिब्लियोग्राफी लिखते हो या तो आप रेफरेंसिंग लिखते हो। बिब्लियोग्राफी अगर लिख रहे हो तो उसमें आप वो भी बुक्स ऐड कर सकते हैं जिनकी आपने इन साइट या इन टेक्स्ट साइटेशन नहीं की है, जहां पे आपने साइटेशन नहीं दी है, जिनकी आपने साइटेशन ऊपर नहीं दी है, उनके नाम भी आप नीचे लिख रहे हो, सो उसमें हम उनको बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। लेकिन अगर आप बस उन्हीं लोगों का नाम नीचे दे रहे हो जिनका आपने ऊपर साइटेशन दिया है, जिनके आपने डेटा को ऊपर इस्तेमाल किया है कहीं पे लिखने के लिए, बिकॉज सारा डेटा हमारा खुद का नहीं होता है, तो we always have some data from other guys, we always have data from other guys जो कि हम सपोर्ट सिस्टम के मामले में इस्तेमाल करते हैं। तो वो चीज़ों को आप नीचे रेफर करते हैं, उनको एक्नॉलेज करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है कि हम किसी का काम चोरी लेके या प्लेजरिज्म तरीके से इस्तेमाल ना करें, बिकॉज इट्स नॉट ए लीगल, इट्स नॉट ए एथिकल काइंड ऑफ ए थिंग। अगर आप किसी का रिसर्च लेके अपने पास में लेके आके उसको ही लेके आ रहे हो, सो इट्स नॉट ए थिंग। तो वहाँ पे हम प्लेजरिज्म चेक भी करते हैं, तो वहाँ से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन सेट निकल जाती है कि आपने कौन सा डेटा दूसरे का इस्तेमाल किया है, या आपने कौन सा डेटा वहाँ से निकाला है, यहाँ से निकाला है। सो ये सारी चीजें हमें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। वी शुड फॉलो ए प्रोटोकॉल एंड वी शुड लर्न न्यू थिंग्स। हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम नई चीजें खुद को खुद सीखने की कोशिश करें। हाँ, आपको सपोर्ट देना है, आपको अपने लिटरेचर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसके लिए हम साइटेशंस इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम वो वाला पोर्शन प्लेजरिज्म में नहीं आता है। तो उसके लिए हम नीचे रेफरेंसिंग देते हैं, हम रेफर करते हैं कि यार ऊपर मैंने जो एक सेंटेंस लिखा तो वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, उसके लिए आपको एपीए डिजाइन 6 इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, सो दिस वाज ओवरऑल टॉक अबाउट हाउ टू मेक ए रिसर्च एंड हाउ टू मेक ए रिसर्च डिजाइन एंड हाउ टू इवन क्रिएट योर साइनॉप्सिस फॉर द सबमिशन। तो मैंने आप लोगों को दोनों चीजों को बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि कैसे हम रिसर्च डिजाइन पढ़ते हैं और उस रिसर्च डिजाइन का क्या योगदान है हमारी रिसर्च में, क्या फायदा है हमारी रिसर्च में। और फिर हमने साइनॉप्सिस बनाना सीख लिया, जहां पे हमने देखा कि सबसे पहले हमने एक टाइटल पेज बनाना है, उसके बाद कुछ ऑक्सिलरी पेजेस होते हैं, वहां पे आपको कुछ कंसेंट फॉर्म्स होते हैं, उसके बाद मेंटर्स बायोडेटा होता है, यहाँ कुछ क्लेरिफिकेशंस होते हैं, वो आप नीचे ऐड करोगे। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे, इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोड्यूस करोगे टॉपिक को, कैसे ये सारी चीजें हो रही है। उसके बाद आप स्टेटमेंट में लिखोगे कि क्या आपको करना है। उसके बाद एम आपकी रिसर्च क्या है वो आप लिखोगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आपने इस रिसर्च में रखने की कोशिश की है या रखना है। उसके बाद आप लिटरेचर रिव्यू को लिखोगे बहुत ही डिटेल के साथ, कहाँ पे किसने क्या काम किया, जो पढ़ा है आपने वो लिखने की कोशिश करोगे। उसके बाद आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पोर्शन में पहुंचेंगे, जहाँ पे आप यूनिवर्स को लिखोगे, सैंपल्स को लिखोगे, सैम्पलिंग टेक्निक को लिखोगे, नेचर ऑफ द डेटा को लिखोगे। इसी तरीके से रिसर्च डिजाइन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे। फिर कौन से मेथड्स, टूल्स एंड टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हर एक मेथड को आपको कोशिश करनी चाहिए जस्टिफाई करने की कि आप क्यों ये मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वजह है आप इंटरव्यू इस्तेमाल कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च लिखोगे कि किस हिसाब से सिग्निफिकेंट है हमारी रिसर्च, क्या फायदा हमारी इस रिसर्च का है। उसके बाद आप लास्ट में फिर रेफरेंसिंग लिखने की कोशिश करोगे, जो कि हम एपीए 6 स्टाइल में लिखते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिसर्च डिजाइन, जो कि आज हमारा BANC 131 खत्म होने वाला है। तो मैं लास्ट के कुछ मिनट्स में थोड़ा बहुत रिवीजन करने की कोशिश करूंगा कि हमने आज तक क्या पढ़ा। हमने असल में स्टार्ट किया था एंथ्रोपोलॉजी से कि एंथ्रोपोलॉजी है क्या, सब्जेक्ट कैसे एंथ्रोपोलॉजी बना। फिर हमने देखा कि ये एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा स्टडी है जो कि इंसानों के बारे में पढ़ता है। एक डेफिनेशन क्रिएट की जहां पे हमने पढ़ने की कोशिश की कि
एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमंस इन अ पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस। हम इंसानों को पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर स्पेस में पढ़ने की कोशिश करते हैं, जहां पे हम इंसान पास्ट में तब भी जाके सकते हैं, हमारे आर्कियोलॉजिकल पोर्शन में पढ़ सकते हैं, हम प्रेजेंट में इंसान को पढ़ सकते हैं, और इस टाइम के रिलेशन में साथ हम इंसान को पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन आप लोगों के सामने रखी थी, जहां पे हमने पढ़ा था वेयर देयर आर ह्यूमंस देयर इज एंथ्रोपोलॉजी। जहां कहीं पे भी आपको ह्यूमन या ह्यूमन के रिलेटेड कोई भी चीजें मिल रही हैं, तो वहां पे हम एंथ्रोपोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो उसके बाद हमने देखा कि आफ्टर हेरोडोटस आया, एरिस्टोटल आए, उन्होंने भी लोगों को पढ़ने की कोशिश की थी, एक बेसिक एंथ्रोपोलॉजिकल वर्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने एंथ्रोपोलॉजी को बढ़ते हुए देखा, डेवलप होते हुए देखा, फिर कॉलोनाइजेशन हुई और फिर यूरोसेंट्रिक अप्रोच क्रिएट हुआ, जहाँ पे लोगों ने दूसरे एरियाज को पढ़ने की कोशिश की, वो दूसरे एरियाज में लोगों को समझने की कोशिश की, उनके कल्चर्स को समझने की कोशिश की, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास एक यूरोसेंट्रिक अप्रोच क्रिएट हुआ इस एंथ्रोपोलॉजी का। फिर आहिस्ता आहिस्ता एथ्रोसेंट्रिक अप्रोच को सामने लाया गया कि आप लोग बस यूरोपियन कंट्रीज को या यूरोपियन स्टेट्स को ज्यादा ऊपर रख रहे हैं, उनके कल्चर्स को आप हाई रैंक में रख रहे हैं, और बाकी जो पेरिफेरल एरियाज है उनको आप डिटेल के साथ नहीं पढ़ रहे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कल्चरल रिलेटिविज्म आया। कल्चरल रिलेटिविज्म में लोगों ने इस एथ्रोसेंट्रिक अप्रोच को खत्म किया, यूरोसेंट्रिक अप्रोच को खत्म होते हुए देखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता डोमेन्स बनते गए, फिर हमारे पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डोमेन्स बनते, ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता गया। फिर इसी तरीके से ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी अलग बनी, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी अलग बनी, तो जर्मन एंथ्रोपोलॉजिस्ट अलग बने। तो आहिस्ता आहिस्ता हर एक समय से, हर एक पोर्शन से हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी में डेटा इंक्रीज होता गया, लिटरेचर इंक्रीज होता गया, और ये सब्जेक्ट बनता गया, एक वेल फर्निश्ड सब्जेक्ट बना, एक वेल फ्लेज्ड सब्जेक्ट बना। और फिर हमने देखा कि इस एंथ्रोपोलॉजी में चूंकि हम बहुत सारी चीजों के बारे में इंसान की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मैनी एंड मैनी थिंग्स ऑफ द ह्यूमंस, जिसकी वजह से वी डिसाइडेड टू ब्रेक इट डाउन इनटू सब थीम्स। तो फिर क्या हुआ, एंथ्रोपोलॉजी को हिस्सों में डिवाइड किया गया। हमारे पास 4 मेजर डोमेन्स बना दिए गए। एक जिसको हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को नाम से जानते हैं, जहाँ पे हम इंसान की फिजिकल बीइंग को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हमने इंसानों को फिजिकल अपीयरेंस के पढ़ने की कोशिश की, जहाँ पे हमने इंसानों को उनके फिजिक से पढ़ने की कोशिश की, जहाँ पे हमने इंसानों के डीएनएस को पढ़ने की कोशिश की, इंसानों के जीनोम्स को पढ़ने की कोशिश की, एवोल्यूशन को पढ़ने की कोशिश की, प्राइमेटोलॉजी को पढ़ने की कोशिश की, फॉरेंसिक्स को पढ़ने की कोशिश की या कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास और डोमेन्स इसमें ऐड होते गए, और बाकी रिसर्च होती गई इस फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। और उसके बाद दूसरा ब्रांच जो कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी का था, उस सोशल एंथ्रोपोलॉजी में हमने और डिटेल के साथ एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया, और डिटेल के साथ हमने एंथ्रोपोलॉजी को सोशल स्टेटस या सोशल स्टिग्मा या सोशल कंस्ट्रक्ट्स के साथ जोड़ने की कोशिश की। हम कल्चर को पढ़ना स्टार्ट किए, सोसाइटी को पढ़ना स्टार्ट किए, बिहेवियर्स को पढ़ना स्टार्ट किए। ये सारी चीजें मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी इसमें आते गए, हमारे पास सोशल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ये सारी चीजें बढ़ती गई, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास एक बहुत बड़ा डोमेन बना सोशल एंथ्रोपोलॉजी का, जहाँ पे हमारा फोकस सोसाइटी, कल्चर, कस्टम, रिचुअल्स, बिलीफ्स के ऊपर ही ज्यादा रहता है। तो ये एक अलग डोमेन बना। इसी के साथ फिर हमने जब देखा कि हम इंसान के पास्ट या अतीत की बात करते हैं, तो हिस्ट्री एक सब्जेक्ट जो कि हमारे पास था, लेकिन वो हमें बस 5000 या 6000 साल के पास्ट में ही बात कर सकता था। बट हमने कोशिश की कि हम इसको और डिटेल के साथ पढ़ें, और डीपली पढ़ें, और पीछे चले जाएं। तो इसके लिए हमारे पास प्रीहिस्ट्री आ गई, और प्रीहिस्टोरिक और एंथ्रोपोलॉजी, जिसको हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, वो एक ऐसा डोमेन बना जहाँ पे हम इंसानों के रिलेटेड जो भी पास्ट इंफॉर्मेशन है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक ऐसा रिलेशनशिप बना आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का, जो कि इंसान के फोकल पॉइंट के राउंड से ही गुजर रहा था। हम आर्टिफैक्ट्स को देख रहे हैं, हमने पास्ट की कुछ सिविलाइजेशंस देखी, हमने पास्ट के टाइम को कल्चर्स में डिवाइड करने की कोशिश की। हमारे पास स्टोन कल्चर अलग बना, हमारे पास आयरन कल्चर अलग बना, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो ये सारे कल्चर्स हमने डिवाइड करने की कोशिश की ऑन द बेसिस ऑफ द आर्टिफैक्ट्स जो हमारे पास थे। इसी तरीके से फिर हमारे पास लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी आई। फिर हमने देखा लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में भी हम बहुत आगे बढ़े। हमने वो चीजें पढ़ने की कोशिश की जो इंसान के साथ वाबस्तगी थी, जो कुछ हम रिटन या अनरिटन लैंग्वेज हमारे पास है उनके बारे में हमने बात करने की कोशिश की, वो हम पढ़ रहे हैं, उस चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में। फिर हमने आगे जाके देखा
देखा कि हर एक डोमेन का अपना एक स्कोप और अपना एक डेवलपमेंटल पैटर्न है, हाउ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली डेवलप्ड, हाउ सोशल एंथ्रोपोलॉजी डेवलप्ड, ये सारी चीजें हमने कोशिश की पढ़ना। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने कोशिश की कि हम पढ़ें कि किस हिसाब से आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बना और क्या रिलेशंस फिर हमने देखी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, जेनेटिक्स के साथ क्या सब्जेक्ट्स है, जोलॉजी के साथ क्या है, बॉटनी के साथ है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ने की कोशिश की। उसके बाद हमने सोशल एंथ्रोपोलॉजी को बाकी डोमेन्स के साथ अटैच करके हुए देखा। हमने देखा कि हम किस हिसाब से क्या कहते हैं, हाउ वी अंडरस्टैंड, हाउ वी बेसिकली correlate these what we call as history, sociology, ये सारी चीजें हमने कोरिलेट करने की कोशिश की, ये सारी चीजें हमने पढ़ने की कोशिश की इन दिस डोमेन। उसके बाद हम आगे देखे गए, हमने देखा कि रिसर्च कैसे हम एंथ्रोपोलॉजी में देख सकते हैं, हाउ रिसर्च इज इम्पोर्टेंट फॉर द एंथ्रोपोलॉजी, जहाँ पे हमने फिर रिसर्च में बहुत सारे मेथड्स कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें जानने की कोशिश की। फिर रिसर्च डिजाइन पढ़ा, रिसर्च डिजाइन में हमने रिसर्च डिजाइनिंग कैसे करते हैं, वो हम कैसे प्लान करते हैं, वो कोशिश की। और एट द एंड हमने साइनॉप्सिस को समझने की कोशिश की, हमने इस साइनॉप्सिस को कैसे क्रिएट करते हैं ये समझने की कोशिश की। एंड दैट वाज ऑल फॉर दिस BNC 121। एंड फ्रॉम द कमिंग क्लासेस हम कोशिश करेंगे अब हम अपने दूसरे डोमेन जो कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है उसके बारे में बात करेंगे। सो आप सभी लोगों का शुक्रिया इन क्लासेस में आने का। थैंक यू सो मच।